हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, हमारी जीएस सिलेक्शन सीरीज चल रही है एंड इस सीरीज का एक और ज़बरदस्त वीडियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, सेंसस मतलब जनगणना 2011। जनगणना 2011 से लगातार हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। हालांकि नई जनगणना की शुरुआत भी हो चुकी है, बट फाइनल जो हमारे पास डेटा आएगा वो लगभग 2027 के एंड तक हमको देखने को मिलेगा। तो आने वाले अभी 1-2 साल के अंदर हमको इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे। जितना इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने उतना अच्छे से कर लिया, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। 2011 के बाद हालांकि डेटा काफ़ी परिवर्तन हो चुका है, बट हम जो एग्ज़ाम के हिसाब से डेटा को लेके चलते हैं वो 2011 की जनगणना के हिसाब से लेके चलते हैं। इसलिए आज भी जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम आप देखोगे, सवाल आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले सारा थ्योरी सेक्शन कवर करेंगे, देन लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं मॉक टेस्ट के थ्रू। इसका ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है। इस पूरी सीरीज के पीडीएफ एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोर्स एनरोल नहीं किया है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है, काफ़ी बच्चों ने ले रखा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले बेसिक फैक्ट एंड थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। तो कुछ फाउंडेशन वाली बातें कर लेते हैं 2011 से रिलेटेड। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। इसका स्लोगन क्या था? इसका स्लोगन था अवर सेंसस अवर फ्यूचर, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हिस्ट्री को उठा के देखें तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे पूछ लेते हैं। ये जो जनगणना रही ये अधूरी जनगणना थी। पूरी तरीके से सही और सिंक्रोनस यानी समकालिक जनगणना जो हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई थी। तब से हर 10 साल में जनगणना हमको देखने को मिलती है। 2011 की बात करें तो एग्जाम पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली। चलिए अब आगे बात करते हैं पॉपुलेशन एंड डेंसिटी की। सबसे पहले एक शब्द समझ लेते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। इसका सीधा मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में औसतन कितने लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ दर्ज की गई थी। अगर हम इसे पूरी दुनिया के नज़रिए से देखें तो विश्व की कुल आबादी में हमारा हिस्सा 17.5% रहा, 17.5%। अब अगर हम घनत्व यानी डेंसिटी की बात करें तो भारत का औसतन घनत्व, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी रही? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर रही। आपको तुलना के लिए बता दूं कि आज़ादी के बाद 1951 में ये मात्र 117 था। आंकड़ा कितना था? 117। अब कितना हो गया? 2011 में 382 हो गया। अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य रहा है हमारा उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में रहती है। शहरों में देखें तो मुंबई सबसे बड़ा महानगर रहे एंड महाराष्ट्र का ठाणे जिला जनसंख्या के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर रहा। डेंसिटी के कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो राज्यों में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ बिहार में देखने को मिली। मतलब बिहार में राज्यों में देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, 1106 व्यक्ति। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें यूटी में तो दिल्ली का नाम आता है, जहां पर 11,320 व्यक्ति रहते हैं। वहीं सबसे खुली जगह की बात करें, न्यूनतम घनत्व की बात करें, सबसे लो पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर सिर्फ 17 लोग प्रति किलोमीटर रहते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो अंडमान निकोबार सबसे नीचे आता है, जहां पर मात्र 46 व्यक्ति रहते हैं। क्लियर? तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी हमने डिस्कस करी। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। हमारी आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही है, जिसे हम डिकेडल ग्रोथ रेट कहते हैं, मतलब दशकीय वृद्धि दर। इसका मतलब होता है कि पिछले 10 सालों में आबादी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या 17.64% की दर से बढ़ी है। अगर संख्या में देखें तो ये बढ़ोतरी 18.19 करोड़ के बराबर रही। लगभग 18 करोड़ लोग जो है वो बढ़े हैं, यानी हर साल हमारी आबादी लगभग 1.64% की दर से बढ़ी है। राज्यों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने को मिली मेघालय में, जहां पर 27.9% की ग्रोथ देखने को मिली। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है और बिहार का नंबर आता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है जो एग्जाम में बार बार पूछा आता है। नागालैंड भारत का इकलौता ऐसा राज्य था जहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय पर माइनस में देखने को मिली, मतलब जनसंख्या कम हो गई। -0.58% यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जनसंख्या कम हुई है। जो आबादी बढ़ी है इसको समझने के लिए इसे 4 चरणों, मतलब 4 ग्रोथ फेजेस में बांटा गया है। 1901 से 1921 इसे स्थिर अवस्था बोलते हैं, स्टैग्नेंट फेज कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान बीमारियां और अकाल के कारण आबादी बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ी। 1921 से 1951 का जो फेज रहा इसे
स्टेडी ग्रोथ कहा जाता है, जहां पर विकास के साथ साथ आबादी लगातार बढ़ने लगी। फिर 1951 से 1981 इसे एक्सप्लोजन कहा जाता है, मतलब जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, क्योंकि आज़ादी के बाद स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो सुधरी थी और आबादी बहुत तेजी से ऊपर आई। एंड 1981 से 2011 का जो चरण रहा, इस चौथे चरण में वृद्धि तो देखने को मिली, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसमें घटने की प्रवृत्ति, स्लोइंग ट्रेंड देखने को मिला, यानी लोग अब परिवार नियोजन को लेकर जागरूक होने लगे। तो ये हमने भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ को डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं लिटरेसी, जहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। देश की तरक्की के सबसे बड़े पैमाने की बात कर रहे हैं, साक्षरता लिटरेसी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जनगणना के हिसाब से साक्षर किसे कहते हैं, है ना, लिटरेट किसे कहा जाता है। तो जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, उसे हम साक्षर मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि सिर्फ नाम लिखना साक्षरता नहीं होता है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल लिटरेसी रेट रही है 74.04%। इसमें पुरुषों की साक्षरता 82.14% रही और महिलाओं की रही है 65.46%। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि जेंडर गैप जो है, यानी महिला और पुरुष साक्षरता के बीच में 16.68% का अंतर आया है। हालांकि ये एक अच्छी खबर है कि 2001 से 2011 के बीच महिला साक्षरता ग्रोथ जो रही 11.79% की रही, जो कि पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा रही। राज्यों की बात करें तो सबसे आगे रहा है केरल, जहां पर 94% लिटरेसी रेट देखने को मिला और केरल टॉप पे रहा है। यहाँ पर महिलाओं की साक्षरता भी सबसे अधिक रही है 92.1%। सबसे पीछे कौन रहा है, तो लिटरेसी के मामले में बिहार जो है 61.8% के साथ सबसे नीचे पायदान पर रहा। और महिला साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर भी ये न्यूनतम रहा है 51.5% के साथ। जिलों में बात करें तो मिजोरम का सरछिप जिला जो है ये देश में सबसे ज़्यादा साक्षर रहा है 98.76% के साथ, जबकि मध्य प्रदेश का अलीराजपुर सबसे कम साक्षरता वाला जिला बना। यूटी यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यहाँ पर लक्षद्वीप, जहाँ पर 91.85% की लिटरेसी रेट देखने को मिली, सबसे आगे रहा यूटी में। एंड दादर एंड नागर हवेली साक्षरता में सबसे पीछे रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब लिंगानुपात, सेक्स रेशियो की। एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े पर हम डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सेक्स रेशियो। लिंगानुपात, इसका देखिए सरल मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। 2011 की जनगणना में भारत का एवरेज सेक्स रेशियो 943 पाया गया। अगर हम इसे ग्रामीण और शहरी इलाकों में बांटें तो गांवों में स्थिति थोड़ी बेहतर रही, जहां पर 949 देखने को मिला, जबकि शहरों में यह केवल 929 रहा। अब बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की, जो 0 से 6 साल के बच्चों के बीच देखा जाता है। यह आंकड़ा काफ़ी चिंताजनक देखने को मिला, क्योंकि ये मात्र 919 है। आज़ादी के बाद 1951 से लेकर 2011 तक यह आंकड़ा लगातार गिरता आया है। अगर क्षेत्रवार हम डिस्कस करें तो सबसे बेहतर राज्य केरल है, जहां पर लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। सबसे खराब स्थिति हरियाणा की देखने को मिली, जो इस लिस्ट में सबसे नीचे आता है। यूनियन टेरिटरी में बात करें तो पुडुचेरी, जहां पर महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिली, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1037 देखने को मिली। कहां पर, पुडुचेरी में। जबकि दमन और दीव में 618 स्थिति हमको देखने को मिली, जो कि सबसे न्यूनतम रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज, भारत का अब तक का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात 1901 में था, जो कि 972 था। मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी, 972 थी। 2011 की जनगणना में कितनी रही, 943 रही। आगे बात करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन की, मतलब जनसंख्या की बनावट की, यानी हमारी आबादी किस तरीके से विभाजित है। तो भारत की कुल आबादी में 0 से 6 साल के बच्चों की संख्या 13.1% है। कितनी है, 13.1%। वहीं किशोरों, यानी अगर हम बात करें एडोलिसेंट्स की, जिनकी उम्र 10 से 19 साल के बीच है, इससे पता चलता है कि भारत एक युवा देश है। ग्रामीण बनाम शहरी को डिस्कस करें, रूरल वर्सेस अर्बन को, तो आज भी भारत की बड़ी आबादी यानी 68.8% लोग गांवों में रहते हैं, जबकि 31.16% लोग शहरों में रहते हैं। अर्बनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। परसेंटेज की बात करें तो इसमें गोवा भारत का सबसे ज़्यादा नगरीय राज्य है। मोस्ट अर्बनाइज्ड राज्य कौन सा है, गोवा है। संख्या में देखें तो अगर हम कुल आबादी के हिसाब से नजर डाल लेते तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शहरी लोग रहते हैं। कहां पर, महाराष्ट्र में। सबसे कम शहरी लोग हिमाचल प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में देखने को मिलते हैं, सबसे कम। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत में गोवा है, लेकिन संख्या में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। चलिए अब देखते हैं भारत की विविधता धर्म और भाषा के आंकड़ों में कैसे दिखती है, मतलब रिलीजन और लैंग्वेज की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक क्रम की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में धर्मों का क्रम कुछ इस प्रकार से रहा है। सबसे ज़्यादा
हिंदू देखने को मिले 79.8%, उसके बाद मुस्लिम 14.2%, फिर ईसाई 2.3% और चौथे नंबर पर सिख समुदाय 1.7% देखने को मिले। यहाँ पर एक और फैक्ट सामने आता है ORP का, यानी अन्य धर्म और मत की बात करें तो जिनकी आबादी लगभग 7.9 मिलियन रही, 0.7%। अब बात करते हैं लैंग्वेज की, भाषा की। तो भारत भाषाओं का देश है, लेकिन जो टॉप 4 भाषाएं सबसे ज़्यादा बोली जाती है उनका क्रम हम डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा आता है। हिंदी यहाँ पर सबसे ज़्यादा 43.6% लोगों द्वारा बोली जाती है, 43.6%। उसके बाद बंगाली बोली जाती है 8.3%, फिर मराठी बोली जाती है 7.1%, और चौथे नंबर पर आती है तेलुगु, जो कि है 6.7%। भारत में सबसे कम बोली जाने वाली अनुसूचित भाषा संस्कृत है। इसे अब अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट में जरूर मेंशन कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हम SC/ST के डेटा को डिस्कस करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़ों की बात करते हैं। तो SC मतलब शेड्यूल कास्ट। भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% हिस्सा SC समुदाय का है, जो कि संख्या में लगभग 20 करोड़ के आसपास है। प्रतिशत वाइज देखें, परसेंटेज वाइज देखें तो टॉप पर पंजाब राज्य आता है, जहां पर 31.9% सबसे ज्यादा SC आबादी रहती है। संख्या में अगर बात करें तो टॉप पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। प्रतिशत वाइज पंजाब का नाम आता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ऐसे राज्य हैं और ऐसी यूटी है जहां पर कोई भी SC आबादी नहीं पाई जाती है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट हम बात करते हैं ST की, शेड्यूल ट्राइब्स की। देश की कुल आबादी का 8.6% हिस्सा ST समुदाय का है। प्रतिशत की बात करें तो टॉप में मिजोरम रहा है परसेंटेज वाइज में। एंड ST आबादी भारत में कहां पर नहीं रहती है? तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, इनमें कोई भी ST आबादी नहीं रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है क्योंकि कन्फ्यूजन भी यहाँ पर ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट आता है वर्क फोर्स और एम्प्लॉयमेंट। देश में काम करने वाले लोगों की स्थिति क्या है, जिसे हम वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन कहते हैं। भारत में पुरुषों की कार्यबल भागीदारी 53.26% है, जबकि महिलाओं की भागीदारी 25.51% दर्ज की गई। खास बात ये देखने को मिली कि ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में देखी गई। आज भी भारत की आधी से ज्यादा आबादी यानी 54.6% लोग खेती, किसानी, एग्रीकल्चर वर्कर से जुड़े हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी क्लियर रखिएगा, जनगणना में मार्जिनल वर्कर किसे कहा जाता है? तो वो व्यक्ति जो साल में 183 दिन से कम काम करता है उसे मार्जिनल वर्कर माना जाता है। एग्जाम में बार बार ये डेफिनेशन पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है माइग्रेशन का। माइग्रेशन यानी जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसते हैं। तो पुरुषों के माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण हमको देखने को मिला काम और रोजगार, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। आउट माइग्रेशन डिस्कस करें, यानी जहां से लोग सबसे ज्यादा बाहर काम की तलाश में जाते हैं, वो राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार। इन माइग्रेशन को देखें, यानी वो राज्य जहां पर लोग सबसे ज्यादा रहने और काम करने आते हैं, इसमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। इसे हम सपनों का शहर भी कहते हैं। मुंबई के प्रभाव के तौर पर देख सकते हैं आप, इसको इजीली याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फैक्ट आता है हमारे पास में अर्बन कॉन्सेप्ट का। अक्सर हम शहर और कस्बा शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनगणना की नज़र में इनका एक फिक्स पैमाना होता है। शहर मतलब सिटी। जनगणना के हिसाब से जिस जगह की आबादी 1 लाख से ज़्यादा होती है उसे हम सिटी की कैटेगरी में रखते हैं। टाउन मतलब कस्बे की बात करें तो किसी जगह को टाउन कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती है। वहाँ की आबादी कम से कम 5000 हो, वहाँ का डेंसिटी कम से कम 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो, और सबसे ज़रूरी वहाँ के 75% पुरुष वर्कर खेती किसानी के अलावा दूसरा काम करते हो, तब वो टाउन कहलाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्लम एंड कुछ स्पेशल फैक्ट देखें तो झुग्गी बस्तियों यानी स्लम की बात करें 2011 के आंकड़ों के हिसाब से भारत की 17.4% शहरी आबादी स्लम में रहती है। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्लम आबादी महाराष्ट्र में है, और शहर के मामले में मुंबई नंबर 1 पर आता है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में सबसे ज़्यादा स्लम आबादी पाई जाती है। एग्जाम में अक्सर टॉप राज्यों का क्रम पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा यूपी सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली दादर और नगर हवेली में। यहाँ पर हमने ये स्लम एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करे। नेक्स्ट हम अब टाइप ऑफ डेंसिटी को डिस्कस करते हैं, घनत्व के प्रकार, क्योंकि यहाँ से थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। डेंसिटी सिर्फ एक तरीके की नहीं होती है, अर्थमेटिक डेंसिटी होती है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होती है, एग्रीकल्चर डेंसिटी होती है, तो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अर्थमेटिक डेंसिटी की बात करें तो यह वही है जो हमने शुरू में पढ़ा था, 382। कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग देने पर जो मिलता है वो अर्थमेटिक डेंसिटी हो गई, गणितीय घनत्व। इसके बाद में हम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है कि कुल जनसंख्या को डिवाइड कर दो कुल कृषि योग्य भूमि से, यानी रहने वाले
तो सब है, पर खेती वाली जमीन कितनी है? ये हो गया हमारा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। इसके बाद एग्रीकल्चर डेंसिटी को देखें तो इसमें हम सिर्फ खेती करने वाली आबादी, किसान प्लस मजदूर को कृषि योग्य भूमि से भाग देते हैं तो मिल जाती है एग्रीकल्चर डेंसिटी। तो ये टाइप ऑफ डेंसिटी हमने डिस्कस करी। लास्ट में कुछ मिसलेनियस फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, बार बार पूछ लेते हैं। 2011 की जनगणना के समय भारत में कुल 640 जिले थे और 6.40 लाख गांव थे। भारत के पास दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा है, जबकि हम 17.5% आबादी को संभाल रहे हैं। इकोनॉमिक सेंसस की बात करें तो भारत की पहली आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 में। 2011 की जनगणना रही, ये 1931 के बाद पहली बार की गई जाति आधारित जनगणना थी। इसमें साक्षरता से ज़्यादा लोगों की आर्थिक स्थिति यानी वो कितने पिछड़े हैं इस पर भी ध्यान दिया गया था। तो ये हमने 2011 जनगणना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे। वो फैक्ट मैंने आपको बताए जहाँ से एग्जामिनर लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन आप क्लियर रखते हो, एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ के जाते हो तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए अब बारी है टेस्ट की। इस टॉपिक से रिलेटेड पिछले 3-4 सालों के अंदर अलग अलग एग्जामों में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेटेस्ट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस बना पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? बिहार में। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर था, जिसे 2011 में बिहार ने पीछे छोड़ दिया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा केंद्रशासित प्रदेश सर्वाधिक साक्षरता दर लिटरेसी रेट रखता है? तो वो है लक्षद्वीप। यूटी की बात हो रही है तो लक्षद्वीप की साक्षरता दर है 91.85%। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का सेक्स रेशियो सबसे कम है? तो हरियाणा का सेक्स रेशियो 879 है, जो कि सभी भारतीय राज्यों में सबसे कम दर्ज किया गया। 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, जहां की जनसंख्या लगभग 6.10 लाख देखने को मिली। वहीं क्षेत्रफल में गोवा सबसे छोटा, पर आबादी में सिक्किम सबसे कम है। तो यहाँ पर सी आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था? तो 2001 में चाइल्ड सेक्स रेशियो था 927, जो कि 2011 में घटकर 919 हो गया। यहाँ पर 919 बी आंसर। 2001 से 2011 के बीच किस राज्य में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर डिकेडल ग्रोथ रेट दर्ज की गई? तो वो मेघालय में 27.9%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी क्या था? तो भारत का औसत घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कितना रहा? 382% पर वर्ग किलोमीटर। सी आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल का लिंगानुपात 1084 सबसे ज्यादा है। एकमात्र राज्य है जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। वर्ष 2011 में अखिल भारतीय स्तर पर लिंगानुपात 943 था, तो ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना था? तो ग्रामीण इलाकों का लिंगानुपात सेक्स रेशियो था 949, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह काफी कम यानी 929 देखने को मिला। यहाँ पर पूछा गया ग्रामीण क्षेत्रों का कितना है सेक्स रेशियो, तो वो है 949। सी आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा महानगर है। दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे नंबर पर आता है कोलकाता। मुंबई बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितनी जनसंख्या से अधिक वाले नगरों को सिटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो डेफिनेशन क्या थी? 1 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को सिटी कहा जाता है, जबकि 10 लाख से अधिक आबादी वालों को महानगर कहा जाता है। तो यहाँ पर 1 लाख। शेरछिप जिसने जनगणना 2011 में भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की गई है, किस राज्य का जिला है? तो ये मिजोरम का शेरछिप जिला रहा सबसे ज्यादा साक्षरता वाला। 98.76% साक्षरता के साथ देश में अव्वल रहा। दूसरे स्थान पर केरल का एर्नाकुलम जिला था। मिजोरम बिल्कुल करेक्ट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो वो था उत्तर प्रदेश। जनगणना के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर्ज की गई? तो वो दर्ज की गई थी बिहार में 61.80%। भारत में 1951 से 2011 तक बाल लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का रुझान क्या रहा? तो 1951 में बाल लिंगानुपात 983 था, जो कि हर दशक के साथ गिरता हुआ 2011 में 919 पर पहुंच गया। यहाँ पर डी आंसर डिक्रीज्ड हुआ है, घटा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर में सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर 95.56% है, जो कि देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक है। इनमें से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार एससी की जनसंख्या नहीं है? तो
अनुसूचित जाति की आबादी कहाँ पर नहीं दर्ज की गई? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, अंडमान और निकोबार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान भारत में महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2001 में महिला साक्षरता 53.67% थी, 2011 में 65.46% हो गई, यानी कुल 11.79% का उछाल आया है, 11.79%। ए आंसर। भारत में किस अवधि को जनसंख्या विस्फोट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की अवधि कहा गया? 1951 से 1981 के दौर को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? 54.6%। अगला आता है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हिंदू हैं? तो हिमाचल प्रदेश में कुल आबादी का लगभग 75.17% हिस्सा हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, जो किसी भी राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत हैं, हिमाचल प्रदेश। अगला आता है क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैंने आपको बताया भी था लेक्चर के दौरान, जब जनसंख्या घनत्व की गणना शुद्ध कृषि क्षेत्र नेट कल्टीवेटेड एरिया के आधार पर की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर डेंसिटी कहते हैं, ग्रोथ डेंसिटी, नेट डेंसिटी या फिर फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहा जाता है। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना लिए होंगे। यहाँ पर आप इस वीडियो का डिटेल PDF डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए, एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये ऑप्शन मैंने मेरे 100 आवर्स GS के कोर्स में दे रखा है। इस पूरी सीरीज के जो भी मैंने सिलेक्शन सीरीज में लेक्चर दे रहा हूँ आपको, सारे इस सीरीज के वीडियो की PDF एंड मॉक टेस्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये मैंने 100 आवर्स GS के कोर्स में दे रखा है। बहुत बच्चों ने एनरोल कर रखा है, आप भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया अभी तक तो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी सीरीज के अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।